चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी जानते हैं जहां एक रियासत में उठा एक छोटा सा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया। ये कहानी है कोटा प्रजामंडल की। और हाँ, जो भी हम बात करेंगे वो सब कुछ इसी ऐतिहासिक दस्तावेज पर आधारित है। तो आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे कोटा के लोगों ने अपने हक के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। तो इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में, कह सकते हैं 5 एक्ट्स में समझेंगे। पहले ये देखेंगे कि इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, फिर प्रजामंडल की स्थापना, उसके लीडर्स और उनके संघर्ष को जानेंगे। उसके बाद 1942 के उस ऐतिहासिक मोड़ पर आएंगे जब लोगों ने शहर पर कब्जा कर लिया, और आखिर में इसके समझौते और विरासत पर बात करें। तो कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के एकदम शुरू में। ये वो दौर था जब पूरे देश की तरह कोटा में भी सियासी चेतना जाग रही थी और बदलाव की एक हवा सी बहने लगी थी। देखिए, ये आंदोलन रातों रात खड़ा नहीं हुआ। इसकी चिंगारी तो 1918 में ही लग चुकी थी, जब विदेशी सामान का बहिष्कार हुआ, और यही चिंगारी धीरे धीरे बढ़ते हुए 1939 तक कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना के साथ एक संगठित आंदोलन बन गई, जो 1942 में अपने पीक पर पहुंच गई। तो हर बड़े आंदोलन के पीछे एक चेहरा होता है ना? यहाँ वो चेहरा थे पंडित नैनूराम शर्मा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा और आज़ादी की लड़ाई के लिए लगा दी। वही इस आंदोलन की असली जान थे। तो एक आंदोलन तो था, पर उसे एक संगठित रूप देना भी जरूरी था। और यहीं से शुरुआत होती है प्रजामंडल की स्थापना की, जिसने लोगों की मांगों को एक मजबूत और एक आवाज दी। अच्छा, तो ये जो संगठन था वो भी 2 स्टेप्स में बना। पहले 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि ने मिलकर हाड़ौती प्रजामंडल की नींव रखी, और फिर 5 साल बाद 1939 में इसे एक ऑफिशियल रूप मिला, कोटा राज्य प्रजामंडल के नाम से, जिसके पहले अध्यक्ष खुद पंडित शर्मा ही बने। और देखिए, प्रजामंडल ने अपने इरादे पहले दिन से ही साफ कर दिए थे। 1940 में जो उनका पहला ही अधिवेशन हुआ, उसमें सीधी सीधी एक ही मांग थी, कोटा में एक जिम्मेदार सरकार बने। मतलब ऐसी सरकार जो महाराजा के लिए नहीं, बल्कि सीधे जनता के लिए जवाबदेह हो। अब जैसा हर बड़े आंदोलन के साथ होता है, कोटा प्रजामंडल का सफर भी कोई आसान नहीं था। अब हम देखेंगे कि कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इसके लीडर्स ने आंदोलन को संभाले रखा। आंदोलन अपने रास्ते पर था कि तभी एक बहुत बड़ा झटका लगा। इसके संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा की हत्या कर दी गई। ये एक ऐसा पल था जब लगा कि शायद ये आंदोलन अब यहीं खत्म हो जाएगा। लगा कि सब खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। पंडित शर्मा के बाद आंदोलन की कमान उनके साथी पंडित अभिन्न हरि ने अपने हाथों में ले ली, और उन्होंने ये पक्का किया कि आंदोलन की ये आग बुझने ना पाए। और हाँ, पंडित अभिन्न हरि अकेले नहीं थे। 1942 आते आते तो आंदोलन से कई बड़े और समर्पित नेता जुड़ चुके थे। मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन और श्रीमती वेणी माधव जैसे लोग। इन सबने मिलकर आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। चलिए, अब आते हैं इस कहानी के सबसे, कह सकते हैं, क्लाइमैक्स पर। साल था 1942 और पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज थी, और इसकी आग कोटा तक भी पहुंच चुकी थी। हुआ ये कि शहर की सड़कों पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकला, पर पुलिस ने जवाब में गोलियां चला दी। बस इसी एक घटना ने लोगों के गुस्से को भड़का दिया। गुस्साई भीड़ ने शहर की कोतवाली पर धावा बोलकर उस पर कब्जा कर लिया और तिरंगा फहरा दिया। ये सत्ता को एक सीधी चुनौती थी जो पहले कभी नहीं दी गई थी। और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी असाधारण था। प्रदर्शनकारियों ने शहर के सारे गेट बंद कर दिए, जिससे पूरा प्रशासन अंदर ही फंस गया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस और सेना ने भी बगावत करके जनता का साथ दिया। कुछ दिनों के लिए शहर पर पूरी तरह से जनता का राज था। तो ठीक है, शहर पर जनता का कब्जा हो गया, पर इसके बाद क्या? चलिए कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कब्जे का नतीजा क्या निकला और इस आंदोलन की विरासत क्या रही। जब हालात ऐसे हो गए कि शहर पर जनता का ही कंट्रोल था, तो महाराजा भीम सिंह के पास बातचीत के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। उन्हें मजबूरन बातचीत के लिए अपना एक दूत भेजना पड़ा। तो इस आंदोलन से आखिर बदला क्या? देखिए, फर्क बिल्कुल साफ था। आंदोलन से पहले महाराजा का पूरा कंट्रोल था, लेकिन आंदोलन के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री और पुलिस आईजी दोनों को हटा दिया गया और पहली बार शासन में आम जनता की भागीदारी का रास्ता खुला।
और ये मत समझिए कि ये सिर्फ कोटा की एक लोकल लड़ाई थी, नहीं, इसका असर बहुत बड़ा था। इसी आंदोलन ने आगे चलकर भारत की आज़ादी के बाद रियासतों को एक करने और आज के राजस्थान को बनाने में एक बहुत अहम रोल निभाया। और इस आंदोलन की विरासत कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नया राजस्थान राज्य बना तो कोटा के महाराजा भीम सिंह को ही उसका उपराज प्रमुख बनाया गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे कभी-कभी छोटे-छोटे स्थानीय संघर्ष ही मिलकर एक पूरे राष्ट्र का भविष्य तय कर देते हैं और इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं।